नमस्कार, सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम टॉपिक के PYQ और MCQ करने वाले हैं और आपको 51 नंबर प्रश्न है वो दिख रहा होगा। क्योंकि इससे पहले हमने 50 प्रश्न है वो पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो इस क्लास के अंदर हम 51 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे और आपके लिए अति महत्वपूर्ण PYQ हैं जो तमाम परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं, चाहे वो रीट की आप बात करते हो या आप सेकंड ग्रेड के बात करते हो। तो अधिगम टॉपिक से जितने प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में छपने लायक हो वो सभी के सभी इस क्लास के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। तो इससे पहले हमने 50 जो प्रश्न पहले करवा दिए, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, पहले से अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा वो। और 51 नंबर प्रश्न से आज हम शुरू करने वाले हैं। तो देखो, एग्जाम के दिन है वो ज़्यादा बचे नहीं है, तो मेरे ख्याल से व्याख्यात्मक वीडियो अपलोड करना है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फटाफट से मैं प्रश्न बोलूँगा और आपको उत्तर को क्या करना है, आपको छाप देना है फटाफट से साथ साथ में। तो आपकी तैयारी भी है वो शानदार तरीके से हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आप सभी जो तमाम जुड़े हुए हो वो पूरे वीडियो जरूर देखना। आपका इसके वीडियो के बाद में आपका अधिगम टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा। आपने पढ़ा है तो बहुत शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनका जो पास मार्क का जुगाड़ है वो हो जाएगा। तो देखो, पहला प्रश्न है, मैं प्रश्न बोलूँगा, उत्तर आपको लिखना है। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को क्या कहा जाता है? जो अधिगम है उसमें उपयोग और अनुपयोग के नियम को क्या कहा जाता है? उत्तर छाप दो, 4 ऑप्शन है। तो देखो, मैं 2-3 सेकंड का ही समय दूंगा, उसमें आपको क्या करना है, उत्तर छापना है। तो प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम। तो उपयोग और अनुपयोग के नियम को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न को आप मेरे ख्याल से हल कर पाने में असमर्थ होंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न को जब दिया गया, और यह प्रश्न पूछा गया रीट लेवल 1 2017 में, और इस प्रश्न में क्या दिया गया था आपको, बोनस है वो दिया गया। क्या दिया गया? बोनस दिया गया था। ठीक है, बोनस दिया गया था। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को कहा जाता है, ये प्रश्न हमारा था। तो इसमें क्या मिला, बोनस प्रश्न है वो ये हुआ था जब ये प्रश्न पूछा गया। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर आता है 52 नंबर प्रश्न है, और मैं प्रश्न बता देता हूं। इसमें लिखा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न में ऑप्शन दे रखा है कि भाई घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। घोड़े को न तो तालाब तक ले जाया जा सकता है और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है, और घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन आपका आता है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो 4 ऑप्शन है इसके अंदर, और इसमें शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। एक तो ये कह रहा है पहला तो कि भाई घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हो और पानी पीने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, बाध्य कर सकते हो। भाई घोड़े को ले जाओगे और उसको ज़बरदस्ती पानी पिला के ले आओगे। पहला ऑप्शन में तो ये कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि भाई आप तालाब तक ले जा ही नहीं सकते और ना ही पानी पिला सकते, और दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ये कह रहा है कभी घोड़े को तालाब तक ले जाने के लिए और पानी पिलाने के लिए आप जो चाहो मर्जी कर सकते हो, और वो आप वहाँ पे ले जाकर पानी पिला के ले आओगे। फिर चौथा कह रहा है कि भी घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हो आप, लेकिन उसको पानी पिला कर ले आओ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बाध्य नहीं कर सकते आप। तो बताओ इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी ने उत्तर छाप दिया होगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि थॉर्नडाइक ने यही कहा है कि आप किसी को बिना रुचि के सीखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, बिना तैयार किए क्या नहीं कर सकते, उसको सिखा नहीं सकते। तो ये आपका हो गया। फटाफट करेंगे ये प्रश्न। मैंने पहला प्रश्न तो फिर भी थोड़ा सा विस्तार से बताया आपको, 2 प्रश्न तो, लेकिन हम इस प्रश्नों को फटाफट से करने वाले हैं जिससे आपका समय खराब ना हो, क्योंकि समय इतना है नहीं। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के लिए किस नियम को नहीं अपनाएंगे? एक शिक्षक है हम, तो सिखाने के लिए कौन से नियम को अपनाएंगे नहीं? 4 ऑप्शन है, फटाफट से उत्तर छाप दो। आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रलोभन का नियम। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। तो 3-4 सेकंड काफी रहते हैं इस टाइम पे। तो कौन सा हो जाएगा आपका? प्रलोभन का नियम नहीं अपनाओगे। उसके बाद में आता है कि तत्परता का नियम निम्न स्कूल से संबंधित नहीं है। जो तत्परता का जो नियम है वो निम्न स्कूल से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, प्रयोजनवाद। तो बताओ फटाफट से 3-4 सेकंड के अंदर उत्तर छाप दिया करो भैया। तो क्या हो जाएगा इसमें? व्यवहारवाद से संबंधित है तत्परता का जो नियम है वो।
उसके बाद में आपका प्रश्न आता है 55 नंबर कि निम्नलिखित में थोरनडॉइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम, तो प्राथमिक नियम कौन सा है थोरनडॉइक के नियम के अनुसार, फटाफट बताओ कौन सा होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, मैं सीधा उत्तर बताऊंगा क्योंकि ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, समय ज़्यादा लग जाएगा आपके लिए। तो कौन सा हो जाएगा आपके लिए, अभ्यास का नियम है, उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी YouTube चैनल पे आपको एक तो हिंदी की है ना शिक्षण विद्या कंप्लीट करवा दी गई है हमारे YouTube चैनल पे, तो जरूर जा करके देखें। PYQ बेस्ड जो आपकी शिक्षण विद्या वो कंप्लीट करवाई, आप जरूर जा करके देखें, मज़ा आएगा आपको क्लास देख करके और प्रश्न छपने वाले होंगे। इसके अलावा अंग्रेजी की जो शिक्षण विद्या ना, अंग्रेजी की शिक्षण विद्या हमने 3-4 टॉपिक करवा दिए हैं, शायद 4 टॉपिक हो गए और कल तक कंप्लीट करवा देंगे, तो वो भी आप जरूर जाके देख सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे ना, इससे पहले हमने एक टॉपिक और करवाया अभिप्रेरणा, जो मनोविज्ञान का टॉपिक है आपका अभिप्रेरणा टॉपिक है। PYQ और जो आपका MCQ है ना, ये कंप्लीट करवा दिया हमने एक वीडियो के माध्यम से, और अधिगम के 50% मैंने शुरुआत में ही बता दिए। और इसके अलावा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक तो NCF 2005, NEP 2020 और आपका RT एक्ट 2009 और बाल कल्याणकारी योजना। एक बाल कल्याणकारी योजना वाला टॉपिक आप जरूर देखना, आपको मज़ा आएगा देख करके ये क्लास, और एक NEP वाली, ये दोनों क्लास देख करके आपको मज़ा आ जाएगा। कुछ भी नहीं छोड़ा है, मात्र 2-2 पेज में करवा दिया है ये। ठीक है, तो ये आप जरूर देख सकते हो। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं, साथ ही साथ हर आपकी अपडेट है वो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी ज्वाइनिंग तक की। तो थोरनडॉइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम हमने कर लिया। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, क्या कहलाएगा। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत क्या मिले, संतुष्टि प्राप्त हो, भी संतुष्टि मिले तो उन्हें सीख लिया जाए, तो ऐसा इसको क्या कहेंगे हम, ये बताओ। 4 ऑप्शन है, मैं सीधा उत्तर बताऊंगा, वो ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। क्या कहेंगे, सभी ने उत्तर छाप दिया होगा, तो हम कहने वाले हैं इसको प्रभाव का नियम, क्योंकि इतना ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है कि आप बैठ करके आराम से क्लास को इतना ज़्यादा देखो। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है, एक अध्यापक है वो कुछ बच्चों को कुछ पढ़ाना चाह रहा है, तो पढ़ाने से पहले वो विद्यार्थियों को क्या कर रहा है, मानसिक रूप से तैयार कर रहा है। तो एक अध्यापक है जो बच्चों को कुछ पढ़ाना चाह रहा है और उससे पहले उनको क्या कर रहा है, मानसिक रूप से तैयार कर रहा है। तो यह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है, तो उपयोग कौन सा नियम का ले रहा है ये अध्यापक ये बताना है हमें। तो बताओ कौन सा नियम लेगा, फटाफट उत्तर छापो भाई, ज़्यादा समय मत लो इसमें। तो कौन सा लेगा ये काम में, आपका तत्परता का नियम है वो काम में लेगा। पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जो पुनर्बलन होता है ना वो संबंध की क्या करेगा, मजबूती बढ़ाएगा। लेकिन अगर दंड है ना, दंड के बारे में बता रहा है कि संबंध की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो बताओ अधिगम का यह नियम कौन सा है, किस नाम से जाना जाएगा। पुनर्बलन तो शक्ति बढ़ाएगा और दंड है वो कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा। तो बताओ अधिगम का नियम क्या कहलाएगा, फटाफट से उत्तर बता दो आप। 58 नंबर में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका संशोधित प्रभाव का नियम। कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थोरनडॉइक का योगदान है, कौन सा योगदान है, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थोरनडॉइक का नियम बताओ कौन सा है, योगदान कौन सा है, ये पूछा है आपसे। तो बताओ फटाफट से 59 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें, तो लिख दिया होगा उत्तर, तो प्रभाव का नियम। देखो इतना ही समय है अपने पास में, ज़्यादा समय मैं सोचने के लिए आपको नहीं दे रहा हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम है वो थोरनडॉइक द्वारा नहीं दिया गया, थोरनडॉइक द्वारा जो नियम नहीं दिया गया वो आपको बताना है। 60 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जो थोरनडॉइक के द्वारा जो नियम नहीं दिया गया वो मेरे को बता दो आप फटाफट से। तो छाप दिया उत्तर, अभ्यास का नियम दिया गया, तैयारी का नियम दिया गया, प्रभाव का नियम दिया गया, लेकिन प्रतिक्रिया का नियम है वो थोरनडॉइक ने नहीं दिया। उसके बाद में आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा थोरनडॉइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है, सीखने के नियमों का जो नियम हिस्सा नहीं है बताना है, फटाफट से उत्तर छापो। तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो सीखने से संबंधित कौन सा नहीं है भाई, छाप दिया उत्तर, साहचर्य का नियम। तो जो भी जुड़ रहे हो ना आप, उत्तर आप साथ में लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सभी भाई बहनों के पास में इस वीडियो को और इस क्लास को शेयर कर देना। थोरनडॉइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई, जो थोरनडॉइक का सिद्धांत है ना उनके कौन से नियम में आपका जो प्राथमिक नियम, ऐसा कौन सा प्राथमिक नियम है जिसके अंदर सीखने के प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है ना इस बात की व्याख्या की गई है, या इस विधि की जो व्याख्या की गई है कौन से नियम में की गई है ये बता दो। तो
उत्तर छाप दिया। कौन सा होगा इसमें? अभ्यास का नियम। उसके बाद में आपका सामने प्रश्न आता है कि अधिगम का वह गौण नियम जिसका आधार अभ्यास का नियम कहलाता है। अधिगम का वह गौण नियम जिसका आधार क्या होता है? अभ्यास का नियम। तो क्या कहलाएगा ये बताओ, फटाफट से उत्तर छाप दो। तो क्या कहलाएगा आपका ये? बहु अनुक्रिया का नियम कहलाएगा। उसके बाद में आपका आता है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में थोरनडॉय के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है और निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। तो आप एक शिक्षक हो और थोरनडॉय के सिद्धांत को आप अपनी कक्षा में लागू कर रहे हो, तो आपको कौन सा जो नियम है वो बच्चों पे लागू या कक्षा में लागू नहीं करना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन मैं सही से दिखा देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, प्रश्न मैंने बता दिया और दोबारा से बोल दूंगा। ऑप्शन आप देख लीजिए कि एक आप अध्यापक हो, थोरनडॉय का नियम है वो आप कक्षा में लागू करने जा रहे हो, लेकिन इसमें से आप कौन सी बात है वो कक्षा में लागू नहीं करोगे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा प्रश्न बता देता हूं, तो कि बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। जहां तक शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो जो अपनाओगे नहीं, जो विधि, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन से नहीं अपनाओगे? बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख करने का जो ये नियम है, ये हम थोरनडॉय के सिद्धांत को लागू करते इसमें नहीं अपनाएंगे। अभ्यास करवाएंगे, ड्रिल कार्य करवाएंगे, पुरस्कार का सही से उपयोग करेंगे और बच्चों को तैयार करेंगे सीखने से पहले। ठीक है। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है कि थोरनडॉय द्वारा दिए गए 3 मुख्य नियमों से कौन सा नियम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन की व्याख्या करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताओ थोरनडॉय का कौन सा नियम है? 3 जो मुख्य नियम है उनमें से कौन सा नियम है जो आपका जो स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है ना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है उसकी क्या करता है, वो व्याख्या करता है, ये आपको बताना है। तो बताओ कौन सा नियम होगा? तो इसमें आपको दे रखा है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और संतोष का नियम। बताओ कौन सा होगा इसमें से? तो कौन सा नियम हो जाएगा इसमें? क्रिया प्रसूत अनुबंधन की व्याख्या करने वाला संतोष का नियम। उसके बाद में पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है वो अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताओ कौन सा उत्तर इसके अंदर आपको होगा। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? 66 नंबर प्रश्न है। तो कौन सा होगा इसमें? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। उत्तर छाप दिया करो फटाफट से आप, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम दो किसी भी टॉपिक को। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो कौन से सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहेंगे? क्रिया प्रसूत अनुबंधन को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो बताओ पुनर्बलन का सिद्धांत कौन से सिद्धांत को कहेंगे? तो छाप दो फटाफट। तो कौन से का कहोगे? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। उसके बाद में प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलना हम के आधार पर सीखते हैं। विभिन्न प्रकार के जो यंत्र होते हैं, जैसे रेडियो है, आप रेडियो चलाना सीखते हो, कैमरा चलाना सीखते हो, टीवी चलाना सीखते हो, किसके आधार पर आप सीखते हो, ये आपसे पूछा गया है। तो फटाफट से उत्तर छापो। तो किस आधार पे छापोगे? यहाँ पे निमेतिक अनुबंधन के आधार पे आप चलाना है वो सीखते हो। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है कि क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? वातावरण, पुनर्बलन, शिक्षक, अधिगम सामग्री। तो बताओ फटाफट से उत्तर छाप दो। तो किसकी भूमिका पर बल देता है? ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है वो देगा पुनर्बलन पे। उसके बाद में कोई भी ऐसी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ाता है, क्या कहलाएगा? कोई भी ऐसी घटना या उद्दीपक जो वांछित अनुक्रिया के घटित होने की क्या कर दे? संभावना बढ़ा दे, तो क्या कहेंगे उसको, ये आपको बताना है। तो फटाफट से उत्तर छापो, क्या कहेंगे उसको? हम पुनर्बलन कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत है वो परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन और संज्ञानात्मक सीखना। तो बताओ कौन सा सिद्धांत है वो परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बताओ फटाफट से उत्तर लिखो।
तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है। कार्यात्मक जो प्रतिबद्धता है सिद्धांत में जो मुख्य कारक है वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है वो होगा। तो आकृतिकरण है, पुनर्बलन है, बहिर्गमन और स्वतः आपूर्ति। तो बताओ फटाफट से उत्तर छापो, इसमें कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा 72 नंबर में। तो कौन सा हो जाएगा आपका पुनर्बलन। सारे के सारे PYQ हम लेकर के आए अधिगम टॉपिक से संबंधित। अभिप्रेरणा इससे पहले करवा दिया था, अधिगम के 50% इससे पहले करवा दिए थे, और सारे के सारे आपके उपयोगी। अगर ये प्रश्न पढ़ लोगे ना PYQ, तो मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक से कोई प्रश्न आपका शेष नहीं बचेगा। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। जिन पियाजे, BF स्किनर, लॉरेंस कोलबर्ग, EH एरिक्सन। तो बताओ EH एरिक्सन, बताओ फटाफट से उत्तर छापो 73 नंबर का। तो क्या हो जाएगा BF स्किनर के। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, प्रयत्न एवं भूल अधिगम। तो बताओ स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत बताओ, फटाफट से छापो उत्तर। तो कौन सा है इसमें से क्रिया प्रसूत अधिगम। उसके बाद में आप बात करते हो कि BF स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था। BF स्किनर का जो सिद्धांत, जो अधिगम का जो सिद्धांत है ना, वो मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित है। तो बताओ हल का सिद्धांत किस पर आधारित था, ये आपसे पूछा गया 75 नंबर में। तो बताओ परिकल्पनाओं पर, गणितीय गणनाओं पर, प्रयोगशालाओं से बाहर किए गए प्रयोग पर, और सामाजिक अधिगम पे। बताओ फटाफट से उत्तर। तो गणितीय गणनाओं पर आधारित था हल का सिद्धांत। हल से याद रखना, गणित में ही किए जाते हैं प्रश्न हल। 77 नंबर प्रश्न है कि सत्य कथन बताओ कि दंड का उपयोग है वो अनुक्रिया को कम करता है अथवा दबाता है। दंड का उपयोग है वो अनुक्रिया को क्या करेगा, कम करेगा या दबाएगा। तो बताओ सत्य या असत्य। ऋणात्मक पुनर्बलन पलायन की भूमिका की संभाव्यता को बढ़ाता है। ऋणात्मक पुनर्बलन है वो पलायन की अनुक्रिया की संभाव्यता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो बताओ इसमें से कौन सा सत्य है। 77 नंबर प्रश्न है आपके सामने और आपको बताना है इसमें से सत्य कथन आपको बताने हैं। तो बताओ क्या हो जाएंगे इसमें, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। सकारात्मक दंड निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का उदाहरण बताओ भाई कौन सा इनमें से, फटाफट से। मित्रों के द्वारा उपवास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन में एक निकालना बंद करना, और इनमें से सभी। सकारात्मक दंड बताओ भाई। रीट लेवल 1 2011 में पूछा गया प्रश्न है, फटाफट बताओ। तो मित्रों के द्वारा उपवास से। नकारात्मक पुनर्बलन क्या है भाई। नकारात्मक पुनर्बलन है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको फटाफट से उत्तर छापना है। तो क्या हो जाएगा इसमें से, वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, अवांछनीय व्यवहार कम करता है, वांछनीय व्यवहार कम करता है, या अवांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। तो बताओ नकारात्मक पुनर्बलन क्या करेगा, वांछनीय व्यवहार को बढ़ाएगा। उसके बाद में आपको देखना है 82 नंबर आपका प्रश्न है। एक आधा बीच में छूट रहा है वो आगे आ जाएगा, ये आप टेंशन मत लेना। स्किनर की संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। स्किनर की संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो उत्तर छापो फटाफट। तो सतत, निश्चित अंतराल, परिवर्तनशील या निश्चित अनुपात। तो बताओ सभी ने छाप दिया ना, तो कौन सा हो जाएगा, निश्चित अंतराल। आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। आप मुझे क्या दो, 1 दर्जन स्वस्थ बच्चा दे दो भाई, और मैं उन्हें जैसा चाहूंगा वैसा बना सकता हूं। ऐसा कहने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताओ आप। 84 नंबर, सभी का सही होना चाहिए भाई, आलस मत करो, सभी फटाफट उत्तर दिया करो साथ में। तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने कही थी ये बातें, तो कौन से ने कही थी, वॉटसन ने कही थी। अधिगम के गणितीय सिद्धांत के प्रतिपादक बताओ भाई, ये प्रश्न आ चुका है पहले। गणितीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है बताओ फटाफट से, ज्यादा समय नहीं लेना है। क्लार्क हल मैंने बताया था ना, हल करते हैं गणित में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, हल।
समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम बताओ। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम बताओ। सूझ का सिद्धांत, अनुबंधन, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, सक्रियात्मक सिद्धांत। तो बताओ, फटाफट से उत्तर छापो। 88 नंबर प्रश्न है अपना, तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा? सूझ का सिद्धांत। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक आपसे पूछा गया है, कौन है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोलर। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है, वह सिद्धांत जिसमें समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है क्या कहलाएगा? सामेष्यता का सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिय अधिगम या सूझ का सिद्धांत। तो बताओ, फटाफट से उत्तर छापो भाई। वह सिद्धांत जिसमें समस्या के तात्कालिक समाधान, भाई समस्या तुरंत हल करने की प्राथमिकता दी जाती है, ऐसे जो आपका सिद्धांत है ना, वो कौन सा होता है? ये पूछा भाई, तो कौन सा होता है? सूझ का सिद्धांत। इंपोर्टेड प्रश्न है, रीट लेवल 2 2021 में पूछा गया है। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक थे, गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक का नाम बताओ। फटाफट से, ये प्रश्न सबका सही होना चाहिए भाई, शानदार प्रश्न है और रीट लेवल 2 में पूछा गया है ये 2021 में। तो कौन होंगे इसके? वर्दीमार इसके संस्थापक थे। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कि अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है। फटाफट उत्तर छापो भाई। तो अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन है भाई? 92 नंबर प्रश्न है आपका। तो कौन होंगे? कोलर है वो अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है। सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई? सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है वो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा है वो निर्धारित नहीं की गई? तो अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है और सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक होता है। तो बताओ, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो कौन सा हो जाएगा आपका? अधिगम प्रक्रिया है यंत्रवत होती है, ये इसमें गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो स्किनर ने चूहों पर प्रयोग, पावलोव ने कबूतर पर प्रयोग, थोर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग, कोलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग। तो बताओ, ये प्रश्न बहुत बार आते हैं ऐसे प्रश्न और पूछे भी जाते हैं। तो बताओ इसमें गलत कौन सा है, आपको बताना है। तो कौन सा गलत होगा इसमें? स्किनर ने चूहों पर किए, थोर्नडाइक की बिल्ली, पावलोव का क्या होता है? कुत्ता। ये लाइन याद रख लो, थोर्नडाइक की बिल्ली, पावलोव का कुत्ता। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय की देन है? सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? फटाफट उत्तर छापो, सभी का सही होना चाहिए। तो किसकी देन है? गेस्टाल्ट संप्रदाय की ये देन है। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है? दोबारा आ गया ये प्रश्न, फटाफट सबका सही होना चाहिए भाई, सबके सब उत्तर लिख दो। जो आपका प्रश्न है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये आपका दिया था कोलर ने। कोलर का चिंपांजी परीक्षण प्रदर्शित करता है, कोलर का चिंपांजी परीक्षण प्रदर्शित करता है, किस बात को प्रदर्शित करता है भी? तो सूझ के माध्यम से अधिगम को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। समग्रता का सिद्धांत के प्रवर्तक है, समग्रता का सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो आपसे पूछे गए हैं। तो बताओ, समग्रता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फटाफट से उत्तर छाप दो, सभी का सही होना चाहिए। तो वर्दीमर एवं अन्य। तो देखो, जो बाद में जुड़ रहे हो ना, उनको मैं ये कहूँगा कि हिंदी की शिक्षण विधि, अंग्रेजी की शिक्षण विधि पहले से मैंने करवा दी है PYQ के रूप में। NEP 2020, NCF 2005, बाल कल्याणकारी योजना, RTE एक्ट और अभिप्रेरणा टॉपिक पहले से मैंने करवा रखे, तो आप जरूर देखें। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक का नाम, बहुत शानदार प्रश्न है। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ भी, फटाफट से उत्तर लिख दो। तो कौन थे? कोलर। उसके बाद में आपका आता है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति है वो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो ऐसा को क्या कहा जाएगा? ये आपसे पूछा गया। 3rd ग्रेड लेवल 2 में भी पूछा गया, रीट लेवल 2 में भी पूछा गया। आरटेट 2011 में क्या होती थी? आरटेट। तो बताओ 100 नंबर में क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? फटाफट से उत्तर छापो।
तो सामाजिक अधिगम कहा जाता है। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वॉल्टर ने बल दिया वे हैं। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया वे हैं। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने क्या दिया, बल दिया, ऐसी कौन सी है, ये आपसे पूछा गया, तो बताओ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अब आगे वाला प्रश्न आपके सामने है कि अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत इनमें से कौन सा है, ये आपके प्रश्न है सामने। उत्तर फटाफट छापो। तो कौन सा सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। निम्न में से बांडुरा के अवलोकन अधिगम में एक प्रक्रिया है। निम्न में से बांडुरा का जो अवलोकन अधिगम है उसमें से इनकी प्रक्रिया है वो कौन सी होती है, ये आपसे पूछा गया। उत्तर छापो। संक्षिप्त, प्रतिबिंब, अवधारण, दोहराओ। तो कौन सा होगा इसमें, अवधारण। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को से नाम से भी जाना जाता है। तो अल्बर्ट बांडुरा द्वारा जो अधिगम सिद्धांत दिया गया ना, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। अंतर्दृष्टि, अवलोकनात्मक, चिन्ह अधिगम या मौखिक अधिगम। तो उत्तर छापो फटाफट। तो किस नाम से जाना जाएगा, तो जाना जाएगा ये आपका मौखिक अधिगम सिद्धांत के नाम से नहीं, मौखिक अधिगम सिद्धांत के नाम से नहीं जाना जाएगा भाई, अवलोकनात्मक अधिगम के नाम से जाना जाएगा। जो भी लाइव जुड़ रहे हैं ना, उन सभी को मैं ये कहूँगा कि इससे पीछे की क्लास 50 प्रश्नों की पहले हमने अलग से करवा दी थी। अब विवरणा टॉपिक MCQ PVQ कंप्लीट करवा दें, उसमें से 12 प्रश्न नहीं जाएंगे। अधिगम आज हो जाएगा कंप्लीट है। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी की शिक्षण विद्या कंप्लीट है। और आपकी जो NCF है 2005, RT एक्ट 2009 और बाल कल्याणकारी योजनाएं और आपका जो NEP 2020 वो हमने करवा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का चरण नहीं है। तो अल्बर्ट बांडुरा का जो सामाजिक अंतरण सिद्धांत है ना, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, उसका चरण नहीं है, वो आपसे पूछा है। तो कौन सा नहीं है, व्यवहार को जानना था उसका प्रत्यक्षकरण करना, स्मृति को क्रिया में बदलना, अनुकरणित व्यवहार का सामान्यीकरण और व्यवहार का स्मरण। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो होगा आपका व्यवहार का स्मरण। उत्तर सभी लिखो भी, इस चीज में आलस मत करो, आप उत्तर जरूर लिखा करो, साथ में याद रहेगा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो अल्बर्ट बांडुरा का जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है ना, उसमें कौन शामिल नहीं है, ये पूछा है 106 नंबर में। तो अनुभवात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक। तो बताओ कौन शामिल नहीं है इसमें से, तो अनुभवात्मक है वो शामिल नहीं होता है 106 में। 107 में आता है कि बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है। बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक है वो कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है, तो बताओ फटाफट से उत्तर लिखो। तो कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है, अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साचरी अधिगम का उदाहरण नहीं है। तो साचरी अधिगम का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो बताओ कौन सा नहीं है। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन होता है, चिन्ह भी होता है, आदत भी होता है, लेकिन निरीक्षण अधिगम है वो साचरी अधिगम का उदाहरण नहीं है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। तो बांडुरा का जो अवलोकन आधारित अधिगम ना, उसका उदाहरण जो नहीं है वो आपसे पूछा गया 109 में। तो बताओ ऑप्शन है कि विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, ये तो होता है। क्रिकेट का उत्साह, ये भी होगा। सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, ये भी होगा। लेकिन स्कूल की घंटी बजने पर बस्ते को बंद कर देना है, वो अवलोकन आधारित अधिगम का उदाहरण है, वो नहीं होगा। उसके बाद में बांडुरा के प्रेक्षण अधिगम के मुख्य तत्व है। बांडुरा के जो प्रेक्षण अधिगम है ना, उसके मुख्य तत्व इनमें से कौन कौन से, तो अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। तो बताओ इसमें से कौन कौन से होते हैं 110 नंबर में। तो ये सभी के सभी क्या है, बांडुरा के प्रेक्षण अधिगम के मुख्य तत्व। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार है वो जो निरीक्षणात्मक जो अधिगम होता है ना, उसके लिए 4 परिस्थितियां आवश्यक होती है। तो उनका क्रम बताओ। तो क्रम क्या होना चाहिए, उत्तर देखो और बताओ फटाफट में। तो क्या होगा इसमें क्रम, सबसे पहले आएगा अवधान,
फिर आएगा धारणा, फिर आएगा पुनरुत्पादन, फिर आएगा अनुप्रेरणा। ठीक है। उसके बाद में अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम, वही प्रश्न है, घुमा के पूछा है, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम। तो उत्तर सही बताओ भाई, ऊपर ही करवाया ये। तो क्या होगा इसमें 112 नंबर में? तो हो जाएगा देखो, अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक, ये हो जाएगा। उसके बाद में बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया? देखो बांडुरा ने कहा कि भी लोग है ना, जो दंड देने वाली जो प्रक्रिया होती है ना, या मॉडल होता है, उसकी बजाय उस मॉडल को पसंद करते हैं जिससे परिणाम अच्छे है। तो इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम है ना, उसकी कौन सी प्रक्रिया शामिल है, ये आपको बताना है। तो कौन सी होगी इसमें? अवधारणात्मक जो प्रक्रिया है वो शामिल होती है। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है, अधिगम के वे सिद्धांत जो संज्ञानात्मक उपागम को स्पष्ट करते हैं। अधिगम के वे सिद्धांत जो संज्ञानात्मक उपागम को स्पष्ट करते हैं, ये बताना है। अंतर्दृष्टि, अव्यक्त, क्रिया प्रसूत, प्राचीन अनुबंधन। तो बताओ इसमें से कौन सा सही होगा? तो क्या होगा, एक तो अंतर्दृष्टि अधिगम और एक अव्यक्त अधिगम है, वो संज्ञानात्मक उपागम को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित करवाया? लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित करवाया था, ये बताओ। तो किसने करवाया? नाम लिखो भी फटाफट। तो किसने करवाया? एडवर्ड टोलमैन ने करवाया। ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। तो विषय वस्तु की संरचना, अन्वेषणात्मक अधिगम और विद्यार्थी सक्रियता। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से जो संबंधित है वो आपको बताना है। तो उत्तर फटाफट छापो। तो तीनों के तीनों क्या है इसमें? संज्ञानात्मक अधिगम से संबंधित है। निम्नलिखित में से एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है। एसआर जो अधिगम सिद्धांत होता है ना, उससे संबंध कौन सा नहीं है इसमें से, ये आपसे पूछा है। तो कौन नहीं है? थोर्नडाइक तो होता है, स्किनर भी होता है, पावलोव भी होता है, लेकिन ब्रूनर है वो एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं होता है। सार्थक अधिगम की विवेचना करने वाले मनोवैज्ञानिक, सार्थक अधिगम की विवेचना करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम लिखो फटाफट। तो कौन सा होगा इसमें से? आसुबेल है, वो सार्थक अधिगम की विवेचना करने वाले मनोवैज्ञानिक है। कौशल अधिगम के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बताइए। कौशल अधिगम के चरण बताने हैं भाई, फटाफट चरण व्यवस्थित करो भाई, इन जो शब्द दिए गए उनको। 122 नंबर प्रश्न है। तो क्या होगा इसमें? सबसे पहले आएगा संज्ञानात्मक, उसके बाद में साहचर्यात्मक और फिर आएगा स्वायत्त। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम में क्या सीखा जाता है बताओ? संकेत अधिगम में सीखा जाता है, क्या सीखा जाएगा? पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाएगा। उत्तर साथ साथ में लिखो भाई, और आप देखो कितने प्रश्न आ रहे हैं। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ, कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी टांग देती है। यह उदाहरण है। तो भैया कॉलेज की लड़की है, वो कॉलेज आते ही क्या करती है, वो अपना कोट है वो बेड पर रख देती है या बेड पर फेंक देती है, लेकिन उसकी माँ उसको डांटती है, उसको कहती है कि बाहर जाकर के उस कोट को खूंटी पे टांगो। तो अगले दिन जब वो आती है तो वो क्या करती है, वापस खूंटी पे टांग करके आती है। तो बताओ ये उदाहरण है वो किस चीज़ का उदाहरण है, ये आपको बताना है। शॉर्ट में मैंने बता दिया। तो बताओ किसका उदाहरण होगा ये? तो ये होगा श्रृंखलागत अधिगम का। श्रृंखला अधिगम का संबंध किस से है? श्रृंखला अधिगम का जो संबंध है वो किससे है बताओ, किससे होगा? तो होगा ये गेन्ने से। उसके बाद में गेन्ने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है? तो गेन्ने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? 8 बताए। उनमें से 4 का आपको क्रम पूछा है कि किस प्रकार का होगा 127 में। ठीक है, तो देख लिया आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, तो मैं बता देता हूं। तो ये डी ऑप्शन इसमें से होगा। सबसे पहले होता है बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय, सिद्धांत, समस्या समाधान। उसके बाद में आपका आता है प्रश्न आता है आपका द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने लिखी? ये प्रश्न भी बता दो सभी के सभी, किसने लिखी? तो किसने लिखी? रॉबर्ट गेने ने लिखी है।
निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? तो गेने ने की दी, अधिगम सोपानिकी दी थी, इनमें से वो बतानी है जो क्या है उच्चतम अवस्था की है, वो आप बताओ कौन सी है? सिद्धांत, समस्या समाधान, बहुविभेदन और उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो बताओ इसमें से कौन सी है वो उच्चतम अवस्था होने वाली है? तो कौन सी होती है? समस्या समाधान अधिगम। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहोगे? एक क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है? गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है, लेकिन ये चीज़ जो है ना उसके बल्लेबाजी का जो कौशल है उसको प्रभावित नहीं करती, इस बात को आप क्या कहोगे? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो क्या कहोगे इसको, ये बताओ। तो क्या कहोगे? शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहोगे। उसके बाद में एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, इससे जो वृद्धि होती है वह है। तो जो एक शिक्षक होता है ना वो विद्यार्थियों को इस प्रकार से मदद करता है कि जो एक विषय का जो क्षेत्र से जो प्राप्त ज्ञान होता है ना वो दूसरे विषय के क्षेत्र के ज्ञान के साथ जुड़ जाए, और ऐसी वृद्धि जो होगी ना उसको हम क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा गया है। 131। तो बताओ क्या कहेंगे ऐसे इस वर्दी को? ज्ञान का सह संबंध एवं अंतरण कहेंगे हम इस बात को। कक्षा 2 की छात्रा षष्ठी को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? कक्षा 2 की एक छात्रा है, उसको अध्यापिका ने क्या किया? मूल गणित के सवाल कराए। दूसरे दिन मार्केट गई और जाकर के उसने सामान खरीदा, तो जैसे जो दुकानदार ने योग लगाया उसमें क्या होगी? गलती, तो उसने वो करवा दिया सही। तो बताओ ये अधिगम का कौन सा प्रकार है? ये आपसे पूछा है। तो कौन सा प्रकार होगा ये? सकारात्मक स्थानांतरण का अधिगम का जो प्रकार है ये हो जाएगा। जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? जो बालक होता है ना वो सीधे हाथ से लिखता है, मतलब दाएं हाथ से लिखता है, और यह उसकी मदद करता है बाएं हाथ से लिखने में। तो बताओ इस कौशल के जो स्थानांतरण हो रहा है ना इस बात को हम क्या कहेंगे? ये प्रश्न में आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्या कहेंगे? द्विपार्श्विक पार्श्विक अधिगम अंतरण कहेंगे। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण क्या कहलाएगा? कि विगत अधिगम द्वारा पिछले वाला जो अधिगम है ना उससे वर्तमान का जो अधिगम है ना उसमें क्या किया जाए कि धनात्मक सरलीकरण है। उदाहरण के तौर पे आपको जोड़ आता है और वो जोड़ क्या करता है? गुणा को हल करने में मदद करता है। तो ये इस प्रकार का जो अधिगम स्थानांतरण है ना ये क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो क्या कहलाएगा? ये आपका अनुक्रमिक स्थानांतरण है वो कहलाएगा। उसके बाद में एक अध्यापिका ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन है वो हाउसेज है, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का है? तो अध्यापिका ने क्या किया कि हाउस का बताया कि हाउसेज होगा, तो विद्यार्थी ने माउस नाम सामने आया तो उसने कह दिया इसका बहुवचन माउसेज होगा। तो ये बताना है कि ये स्थानांतरण है वो किस प्रकार के अधिगम का है। तो किस प्रकार के का होगा? 135 नंबर में फटाफट उत्तर दो सभी के सभी। तो क्या होगा? ये ऋणात्मक स्थानांतरण का उदाहरण होगा। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो यह कहलाएगा। जब पूर्व का जो अधिगम है वो नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाले तो क्या कहलाएगा? तो आपने जो कोई भी कुछ भी सीख रखा है और आपको नया सीखना है तो उस नए सीखने में आप किसी भी प्रकार से वो पुराने वाला ज्ञान आपकी मदद नहीं कर रहा है तो ये प्रभाव नहीं डालता है, तो इस प्रकार का क्या कहलाएगा? इस बात को आप क्या कहोगे? 136 नंबर। तो क्या कहलाओगे? अधिगम शून्य स्थानांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में जो मदद नहीं करता है वो हमें बताना है इनमें से कौन सा है। तो देखो, विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना करता है, सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता, लेकिन स्वयं हेतु रटना अधिगम है वो धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है। उत्तर साथ साथ में लिखो भाई। दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ एक व्यक्ति को बाएं हाथ से लिखने के लिए करता है, या किस प्रकार का अधिगम? प्रश्न करवा दिया मैंने, उत्तर बताओ क्या होगा इसका उत्तर? है तो हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। जब बालक सीधे हाथ में लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। सीधे हाथ का उल्टे क्रम से हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? करवा दिया मैंने, ये बताओ तो क्या कहलाएगा? तो क्या कहेंगे? 139 नंबर में कहलाएंगे द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण।
उसके बाद में आपका प्रश्न आता है 140। परीक्षा में लिखते समय शुरू में लिखने की गति धीमी रहती है, किंतु 2-3 प्रश्न लिखने के बाद हम पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाते हैं। लिखने की गति भी तेज हो जाती है तथा शरीर भी लिखने के साथ समायोजित हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाएगी। तो ये कहना चाह रहा है कि जब परीक्षा में आप बैठते हो तो 2-3 पेज आप आराम से लिखते हो, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है और आप जल्दी जल्दी पेज लिखना शुरू कर देते हो और तेजी भी आ जाती है, दिमाग में भी तेजी आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहोगे? तो क्या कहोगे? इस प्रक्रिया को आप अविशिष्ट अंतरण कहोगे। उसके बाद में अधिगम अंतरण का थोर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थोर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो बताओ क्या कहा जाएगा? थोर्नडाइक का सिद्धांत है वो, अधिगम अंतरण का जो सिद्धांत है वो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताओ। तो क्या कहलाया जाएगा? आपको अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है वो कहा जाएगा। देखो, इस टॉपिक के अलावा मैंने अभिप्रेरणा पूरा करवा दिया। आज ये अधिगम आपका पूरा हो गया, PYQ और MCQ सहित अभिप्रेरणा भी हो गया, अधिगम भी हो गया। इसके अलावा हिंदी की शिक्षण विधि करवाई है आपको, शिक्षण विद्या अंग्रेजी की करवाई है, NCF 2005, RT एक्ट 2009, NEP 2020, बाल कल्याणकारी योजनाएं कराएं, वो भी आप जरूर देखें। इसमें 2 प्रश्न छूट गए थे, वो भी देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र इनमें से कौन सा है? तो कौन सा होगा? फटाफट उत्तर लिखो। इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए सही आपका। कौन सा होगा? रूपण। उसके बाद में किस प्रकार के पुनर्बलन द्वारा सीखी गई अनुक्रिया अधिक स्थायी होती है? किस प्रकार के पुनर्बलन द्वारा सीखी गई अनुक्रिया अधिक स्थायी होती है? तो बताओ कौन सी होगी अधिक स्थायी? तो आंशिक पुनर्बलन द्वारा। तो ये देखो होता है अपना अधिगम टॉपिक कंप्लीट। आगे वाला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए? कल आपको टॉपिक मिल जाएगा। तीसरा टॉपिक हो जाएगा अभिप्रेरणा, अधिगम हो गया। तीसरा कौन सा चाहिए? क्योंकि बाल विकास है एक तो आपके, और व्यक्तित्व है, बुद्धि लब्धि वाला है। 3 टॉपिक और है, 1-2 टॉपिक और होगा। इससे ज़्यादा टॉपिक आपके नहीं है फिर रेट पात्रता में। तो आप जरूर लिखें ये, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास में शेयर करना, सभी भाई बहनों के पास में। अगर आप शेयर करोगे और वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए और भी बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। साथ ही साथ आपके जो 3rd ग्रेड की भर्ती होगी ना, उसमें भी हम आपके काम आएंगे, अपडेट देने में भी काम आएंगे। आपको सारे डॉक्यूमेंट हम बताएंगे, जो आपका सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग करवाने तक की भी हम मदद करेंगे। साथ ही साथ आपको कंटेंट भी उपलब्ध करवाते रहेंगे और शानदार तरीके से हम उपलब्ध करवाने। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।